हेलो एवरीवन, ये हमारे प्रोनाउन का पार्ट 2 है। इससे पहले हम प्रोनाउन को भी डिस्कस कर चुके हैं और उसके 3 टाइप्स पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उनको भी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आप ये वीडियो अच्छे से समझ पाएँ। आज की वीडियो में हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोनाउन का टाइप है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं टू इंडिकेट, जो इंडिकेट करते हैं दैट नाउन विच हैज़ बीन ऑलरेडी मेंशन इन द पैराग्राफ। किसी भी पैराग्राफ के अंदर अगर किसी नाउन को पहले बताया जा चुका है, जिसका मेंशन हो चुका है, जिसके बारे में बताया जा चुका है उस पैराग्राफ के अंदर, और उसी नाउन को वापस से उस पैराग्राफ के अंदर किसी दूसरे सेंटेंस में या उसी सेंटेंस में इंडिकेट किया जाना है, तो वहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। फिर से समझिएगा कि अगर कोई ऐसी नाउन है जिसका प्रयोग सेंटेंस में या पैराग्राफ में किया जा चुका है, किसी भी सेंटेंस में किया जा चुका है, और वापस हम उसी नाउन को इंडिकेट करने वाले हैं, तो वहाँ पे हमारे जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है उनका यूज़ किया जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? दैट होता है, दिस होता है, दीज होता है और दोज होता है। उन नाउन की जगह प्रयोग किया जाता है जो हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, जिनके बारे में पहले ही बताया जा चुका है। ये हमारे 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हमारे 4 होते हैं उनको यूज़ कैसे करते हैं? हमारे 4 होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। तो दिस और दीज, सबसे पहले हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस और दीज। ये दोनों हमारी प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं। अब अगर मीनिंग की बात करें तो अब तक हम ये पढ़ते हैं कि दिस का मतलब नज़दीक की चीज़ के लिए होता है और दैट हमारे दूर की चीज़ के लिए होता है। लेकिन सेंटेंस में अगर कोई भी दिस की जगह यूज़ किया गया तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ नज़दीक है या दूर है? तो ये चीज़ समझने के लिए हम देखेंगे कि दिस का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो दिस का जब भी यूज़ किया जाता है तो किसी भी पास वाली चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। द आइटम दैट इज़ नियर बाई, दैट आर नियर बाई, जो नज़दीक की चीज़ें हैं उनके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे और दीज का यूज़ करेंगे। अगर वो चीज़ सिंगुलर है तो दिस आएगा, अगर वो चीज़ प्लूरल है तो दीज आएगा। इसके साथ ही जहाँ पे भी दिस या दीज का यूज़ किया जाएगा दोनों का, वहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाएगा। प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाएगा तभी हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस हमारा नज़दीक की चीज़ के लिए या जो अभी प्रेजेंट है उस चीज़ के लिए इंडिकेट किया जा रहा है, यानी नियर बाई चीज़ के लिए। तो दिस और दीज, ये दोनों प्रोनाउन जहाँ पे भी यूज़ किए जाएंगे हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाएगा। तो डिस्टेंस कैन बी फिजिकल और मेटाफोरिकल, जो हम बोल रहे हैं कि पास की चीज़ को इंडिकेट करता है। अब ये जो चीज़ है ये फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है और मेटाफोरिकल डिस्टेंस भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव हर्ड ऑल डे। दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई हर्ड ऑल द डे। ठीक है, तो यहाँ पे दिस सिंगुलर है और इसके साथ प्रेजेंट टेंस आया है और हेल्पिंग वर्ब भी हमारी प्रेजेंट टेंस की आई है। दिस इज़ द टेबल टू स्टडी। टेबल टू स्टडी के लिए दिस का यूज़ किया गया है। ये हमारा दिस प्रोनाउन हो गया टेबल टू स्टडी के लिए। प्रेजेंट टेंस यूज़ किया गया है क्योंकि ये हमारा सिंगुलर भी है और हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इसके बाद में दीज आर द ग्रीन प्लांट्स, यहाँ पे ये प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल आ गई। दीज आर माई बुक्स, ये भी प्लूरल है और प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया गया है। अब बात करते हैं दैट और दोज की। तो दैट और दोज उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है दैट आर फार अवे, जो चीज़ें दूर है उनके लिए यूज़ किया जाता है। अब दूर है तो इनके साथ में कौन सा टेंस यूज़ किया जाएगा? पास्ट टेंस, यानी जिस चीज़ के बारे में बात की जा चुकी है। अगर आपको याद हो तो हम जब नरेशन पढ़ रहे थे तो हम दिस को दैट में चेंज कर रहे थे। उस टाइम सारे प्रेजेंट के टेंसेस थे वो पास्ट में चेंज हो रहे थे। मतलब जब प्रेजेंट की बात की जाएगी तो हमारे आएंगे दिस और दिस, और जब पास्ट की बात की जाएगी तो आएंगे हमारे दैट और दोज। इसमें भी सेम चीज़ अप्लाई है। डिस्टेंस कैन बी फिजिकल और मेटाफोरिकल। जो फर्स्ट हमारा इंडिकेटर है वो ये हम यही मानते हैं कि चीज़ पास हो तो दिस आएगा या दीज आएगा, दूर हो तो दैट या दोज आएगा। सिंगुलर के लिए दैट आएगा और प्लूरल के लिए दोज आएगा।
ठीक है। टेंसेस का यूज़ दिस और दीज में प्रेजेंट टेंस होएगा और दैट और दोज में होएगा हमारा पास्ट टेंस। अब इनका एज ए सेंटेंस यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे अ हाउस लाइक दैट। दैट यूज़ किया गया ए हाउस के लिए, हमने पढ़ा था उन नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो नाउन सेंटेंस में पहले आ चुके हैं, ठीक है। तो उस सेंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस इंडिकेट करता है अ हाउस लाइक दैट वुड बी ए नाइस प्लेस टू लिव। नाइस प्लेस टू लिव कौन सा है? ए हाउस, ठीक है। दैट वुड बी लाइक दैट, उसके जैसा जो घर है ना, ए हाउस एक घर है, उसके जैसा जो घर होगा वो नाइस प्लेस टू लिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दैट प्रोनाउन किया गया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, उस नाउन के लिए यूज़ किया गया है जो नाउन पहले से ही सेंटेंस में आ चुकी है। दैट वॉज द ग्रेट एम्पीरियर। अब बात कर रहे हैं हम, जैसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोनाउन है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूशन पता है, बांटना, किसी भी चीज़ को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, तो वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव यूज़ करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, तो ये सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। अब इनका यूज़ कैसे किया जाता है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा है ईच। ईच वर्ड कहाँ पे रिफ़र किया जाता है? तो ईच वर्ड रिफर्स टू एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट और पर्सन। और एवरी कहाँ पे किया जाता है? एवरी रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट और पीपुल लम्प्ड टुगेदर एज वन। इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल से जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ईच स्टूडेंट शुड गिव एग्ज़ाम। ईच स्टूडेंट, अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 बच्चों को एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। इंडिविजुअली रिफर्स टू एन इंडिविजुअल, पूरे एक एक पर्टिकुलर एक एक बच्चे को एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, तो वहाँ पे हमारा आएगा ईच। वहाँ पे जो प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा उस ग्रुप को डिनोट करने के लिए, जहाँ पे हम इंडिविजुअल पर्सन को काउंट करते हैं, उसको रेफ़र करते हैं, उसकी तरफ इंडिकेशन करते हैं, तो वहाँ पे हमारा आएगा ईच। वहीं पे अगर हम एक ग्रुप को इंडिकेट करते हैं, क्लास के 50 बच्चे हैं, ठीक है, उनको एग्ज़ाम देना है, एक दो नहीं देंगे तो भी चल जाएगा। वहाँ पे अगर ऐसा सेंटेंस में आता है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एवरी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, फिर से देखिएगा। ईच वर्ड यूज़ किया जाएगा इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट और पर्सन के लिए। एवरी इंडिकेट करता है ग्रुप ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट के लिए। एवरी ग्रुप को इंडिकेट करता है, जिसमें एक दो ज़रूरी कंपल्शन इतना नहीं होता, एक दो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा ईच है, ईच में इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है कि हर एक इंसान को एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, जबकि ये जो एवरी है वो इतना कंपल्शन नहीं लगाता है, वो एक ग्रुप को डिनोट कर देता है। तो ये हमारा ईच एंड एवरी का डिफरेंस है। अब बात करते हैं हम आइदर और नाइदर की। तो आइदर किया जाता है एनी वन आउट ऑफ टू। अगर किन्हीं दो लोगों के बारे में बात की जाती हो, आइदर ऑफ का यूज़ किया जाता है। अगर कोई दो लोगों के बारे में बात की जाती हो और दोनों में से किसी एक ने वो काम किया है, दूसरे ने वो काम नहीं किया है, तो वहाँ पे हम इस टर्म का यूज़ करेंगे, इस प्रोनाउन का यूज़ करेंगे आइदर ऑफ। आइदर ऑफ दिस टू पेन इज़ रेड। इन दोनों पेन में से कोई एक पेन रेड है। बात दो पेन की हो रही है, लेकिन क्वालिटी किसी एक के पास ही है। दोनों में से कोई एक ही पेन है जो रेड कलर का है, तो वहाँ पे हम इस टर्म का यूज़ करेंगे आइदर ऑफ। लेकिन अगर हमारे पास दो की बजाय 3 पेन हो तब क्या करेंगे? तो अगर हमारे पास सेंटेंस में दो की जगह 3 पेन हो तो वहाँ पे हम आइदर ऑफ यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एनी ऑफ। इफ़ वी हैव टू टॉक अबाउट मोर देन 2 देन वी विल यूज़ एनी। तब हम एनी का यूज़ करेंगे और तब क्या हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? एनी ऑफ दिस 4 पेन इज़ रेड। चारों पेनों में से कोई एक पेन रेड है, तो वहाँ पे एनी ऑफ का यूज़ किया जाएगा। ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये हमारा आइदर का हो गया। यही अब चीज़ अप्लाई होती है नाइदर पर भी। नाइदर कहाँ पे? नॉट आउट ऑफ 2। दो में से किसी एक चीज़ का नहीं होना दर्शाया जाएगा, तब हम नाइदर ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे कि नाइदर ऑफ दिस 2 गर्ल्स इज़ एक्टिव। दोनों में से कोई भी एक लड़की एक्टिव नहीं है, कोई भी एक लड़की भी एक्टिव नहीं है, उस सेंस में यूज़ किया जाता है, तब हम नाइदर ऑफ का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वही बात है, अगर यहाँ पे 2 की बजाय हम 4 लोगों की बात करते हैं,
तो वहाँ पे हमारा, यहाँ पे सिंपल में तो जो हमारा आ रहा था पॉजिटिव सेंटेंस था, जो सकारात्मक जो हमारा सेंटेंस था एफर्मेटिव, वहाँ पे हम आइदर ऑफ लगा रहे थे दो के बारे में, दो में से एक में, और एनी ऑफ लगा रहे थे जब हमारा दो से ज़्यादा हो रहा था। लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में नोट का सेंस आ रहा है, नहीं करने का सेंस आ रहा है, तब हमारे सिंगुलर में हम नाइदर लगाएंगे और प्लूरल वाले में हम लगाएंगे नन ऑफ। नन ऑफ दिस गर्ल्स लुक्ड आफ्टर देयर फादर। दोनों में से किसी भी लड़की, सभी लड़कियों में से किसी भी लड़की ने अपने पिता की सेवा नहीं की। ज़्यादा लड़कियां हैं दो से, तो हमने नन ऑफ लगाया। अगर दो लड़कियां होती तो हम लगाते नाइदर ऑफ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये सभी प्रोनाउन हम समझ चुके हैं। लेकिन इसके साथ एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पॉइंट है, लेकिन इसे हम यहाँ पे भी एक बार समझ लेते हैं कि इनके बाद में जो प्रोनाउन होगा ना, वो हमेशा प्लूरल यूज़ होगा, और इसके नाइदर ऑफ और उसके बाद में जो प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा वो प्लूरल होगा। प्रोनाउन या नाउन दोनों में कोई भी यूज़ हो वो प्लूरल होगा। लेकिन जो हमारी वर्ब यूज़ होगी ना, वो सिंगुलर होगी, क्योंकि ये इंडिकेट किसी एक को कर रही है। एक ग्रुप है, उसमें से किसी एक आदमी का बताया जाता है कि ये एक या तो सही है या नहीं है। ये एफर्मेटिव सेंस में आ जाएगा। सेंटेंस जब नेगेटिव नहीं होगा पॉजिटिव में आएगा, और नाइदर यूज़ होगा नेगेटिव सेंस में। तो ये दोनों सेंटेंस जो है हमारे, वो इसको किसी एक इंसान को बता रहा है, ग्रुप में से किसी एक इंसान को, दो में से किसी एक को, या ग्रुप में से किसी एक को। तो जो हमारी वर्ब यूज़ की जाएगी वो सिंगुलर ही रहेगी, और प्रोनाउन इसके बाद में अगर कोई प्रोनाउन भी आता है तो वो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। कैसे रहेगा, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम। Each of students must carry his notebook. Each of students, each का पढ़ा था, अगर 50 है तो 50 के 50 को अपनी नोटबुक लेकर के आनी है, एक दो को ऐसे नहीं चला सकते हैं, ठीक है। ईच ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमारा प्लूरल है, मस्ट कैरी हिज नोटबुक। हिज हमारा, अब आप बोलोगे कि स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, तो यहाँ पे देयर आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ईच है हमारा, ईच ऑफ स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट को, तो ये एक का सेंस दे रहा है, सिंगुलर का सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, हिज नोटबुक। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है हमेशा। तो हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, दो प्रोनाउन कंप्लीट हो गया। हमारा तीसरा प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, जब हम किसी कॉमन चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कॉमन पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, और एक ऐसे प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, जिसको समझना, जिसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी नहीं है। when you need to refer to a person or thing that doesn't need to be specifically identified, एक ऐसे प्रोनाउन को इंडिकेट कर रहे हैं जिसे आइडेंटिफाई करना, स्पेशली आइडेंटिफाई करना ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पे हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। दे यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब्स, और उनके साथ मोस्टली क्या होती है, सिंगुलर वर्ब्स आती है। लेकिन ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, तो ये होते हैं वन, अदर, नन, सम, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, नो वन, ठीक है। नोबॉडी, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपको पैसिव वॉइस में जो हमने पढ़ा था वो याद है, तो जब हम सब्जेक्ट ये नोबॉडी या इनमें से कोई भी जो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन में से अगर कोई भी हमारा सब्जेक्ट आता था, तो हम उसे ऑब्जेक्ट की जगह बाई लगा करके नहीं लेकर के जाते थे। तो बस ये वही है जहाँ पे हम सब्जेक्ट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ये जो प्रोनाउन है ये इतने स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड होना ज़रूरी नहीं है, इनकी इम्पोर्टेंस ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। वन मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ना कि इस चीज़ पर इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है कि कौन फॉलो कर रहा है। वन, ये वन कोई भी हो सकता है, तो ये अनइम्पॉर्टेंट है, नॉट नेसेसरी है। तो यहाँ पे जो ऐसे प्रोनाउन होते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन किया जाता है। एवरीबॉडी लव्स हिम, नथिंग टू डू, ये हमारे हो गए इंडेफिनिट प्रोनाउन, जहाँ पे हमारे जो प्रोनाउन हैं वो अनइम्पोर्टेंट होते हैं, जिन्हें पहचानना ज़रूरी नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जब दो लोग
दो लोग किसी एक ही एक्शन को कंटिन्यू कर रहे होते हैं, तो जो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप दिखाने के लिए हम एक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं वो हमारा होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मेनली हमारे दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, ईच अदर और वन अनदर, ठीक है। शी गिफ्टेड मी एंड आई गिफ्टेड हर। क्या चीज़ हुई, उसने मुझे गिफ्ट दिया और मैंने उसे गिफ्ट दिया, दोनों एक्शन दोनों साइड से हुआ। तो वहाँ पे ये दो अलग अलग सेंटेंस लिखने की बजाय हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ करके शी एंड आई गिफ्टेड ईच अदर, मैंने और उसने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, ये सेंटेंस में हम ईच अदर का यूज़ करके दोनों सेंटेंस जो सेम एक्शन को डिनोट करते हैं, सेम टाइप के एक्शन को डिनोट करते हैं, उन दोनों को जोड़ देते हैं। तो वहाँ पे जो प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं वो हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। इसके बाद में हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि रिलेटिव से शब्द से ही पता चल रहा है कि कोई रिलेशन दिखाता है। टू कनेक्ट रिलेटिव क्लोजेज एंड इंडिपेंडेंट क्लोजेज। क्लोजेज के बारे में हमारे जो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन वाला वीडियो आएगा उसमें हम अच्छे से बात करेंगे। अभी के लिए हम ये समझेंगे कि क्लोजेज होता है किसी भी सब्जेक्ट और वर्ब का एक यूनिट, ठीक है, जिसका खुद का एक मीनिंग होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो मीनिंग अपने आप में कंप्लीट हो ही। तो रिलेटिव क्लोज होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं कि कनेक्ट करते हैं इंडिपेंडेंट क्लोजेज से, ठीक है। टू कनेक्ट रिलेटिव क्लोज टू इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज वो होता है जो अपने आप में अपनी पूरी कंप्लीट मीनिंग रखता है। तो दे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, दे इंट्रोड्यूस एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग मेंशन इन द सेंटेंस। एक सेंटेंस है जिसकी अपनी कंप्लीट मीनिंग है, जिसमें सब्जेक्ट भी है, उसमें वर्ब भी है और कंप्लीट मीनिंग है, तो वो हमारा कहलाएगा इंडिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट के बारे में या फिर इस वर्ब के बारे में या इनमें से अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिस प्रोनाउन के ज़रिए दी जाती है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन को जोड़ करके हम जो इंडिपेंडेंट क्लोज है ना हमारा, उसमें कुछ रिलेटिव क्लोज को जोड़ देते हैं, ठीक है। उससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको जोड़ देते हैं, तो वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अब हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन में इंक्लूड होते हैं दैट, वॉट, विच, हु, हुम। ये सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। हु किसको रिफ़र करता है, हु पीपल को रिफ़र करता है। विच और दैट एनिमल और थिंग्स को रेफ़र करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो द वुमन हु कॉल्ड अर्लियर डिड नॉट लीव ए मैसेज। ये सारी चीज़ें हम जो हमारे क्लोजेज वाला सेक्शन आएगा, जो सेंटेंस सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, वो सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम ये समझते हैं कि द वुमन हु, तो जो हु वर्ड है जो इंडिकेट कर रहा है द वुमन को। अब इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होता है, हु कॉल्ड अर्लियर, ये इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। द वुमन डिड नॉट लीव ए मैसेज, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लोज है, हमारा कंप्लीट मीनिंग दे रहा है द वुमन डिड नॉट लीव ए मैसेज। लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या ऐड की गई है, हु लगा करके कॉल्ड अर्लियर, हु लगा के कॉल्ड अर्लियर, ये हमारा रिलेटिव क्लोज है। क्यों, क्योंकि इसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड की है और यही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का काम है। हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन जो क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट है या फिर जो हमारे सेंटेंस में कोई भी बात है उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए इस प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ऑल द डॉग्स दैट गॉट अडोप्टेड टुडे विल बी लव्ड, दैट गोट अडोप्टेड टुडे। ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा रिलेटिव क्लोज है और दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो एक इंडिपेंडेंट क्लोज से हमारा जो रिलेटिव क्लोज है उसको जोड़ रहा है, ठीक है। माई कार, विच यूज़ किया गया है माई कार के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इज़ नियरली 20 ईयर ओल्ड, ये इसका क्लोज हो गया और जो क्या कर रहा है इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, माई कार स्टिल रन्स वेल, इसको। तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कुछ सिमिलर से लग सकते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा ना, डिफरेंस ये होगा कि जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है ना उसके बाद में ये हमारा ये इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसकी क्वालिटी बता रहा है, जबकि जो हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है ये हमारे क्वेश्चंस पूछते हैं। कुछ हमारे इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं।
हु इंडिकेट, हु पूछता है सब्जेक्ट के बारे में। हु अगर सेंटेंस में आता है तो मोस्टली सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है कि क्या, कौन है जो काम कर रहा है, जो कोई भी इंसिडेंट हो रहा है हमारे सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट को पूछने के लिए हम हु यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट को हुम से इंडिकेट करते हैं, हुज। पोजीशन को दिखाता है, विच। चूज़ करने के लिए या एनिमल्स के लिए भी विच का यूज़ किया जाता है। वेन टाइम को इंडिकेट करता है, वेयर प्लेस को, वाई रीज़न को, और हाउ प्रोसेस को इंडिकेट करता है। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे तो ये हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स है। हु वांट्स ए बैग ऑफ जेली बीन्स, तो हु सब्जेक्ट को पूछ रहा है, तो ये हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में हमने ये पढ़ लिया। और किस किस चीज़ से को पूछने के लिए या किस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए कौन से प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा। तो अगर सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है तो हु आएगा, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है तो हुम, पोजीशन किसी चीज़ के ऊपर किस इंसान का पोजीशन है वो पूछा जाएगा तो हुज आएगा। दो चीज़ों के बीच में चूज़ करने के लिए या फिर किसी एनिमल से रिलेटेड चीज़ आएगी तो वहाँ पे विच, समय से रिलेटेड तो व्हेन, प्लेस से रिलेटेड तो वेयर, रीज़न पूछना है किसी चीज़ का तो वाई, द प्रोसेस पूछनी है तो हाउ। हुज जैकेट इज़ दिस, ये जैकेट किसका है, तो जैकेट का संबंध, जैकेट पे किसका पोजीशन है, ये पूछने के लिए हम जिस प्रोनाउन का यूज़ करेंगे वो हमारा होगा हुज। ठीक है, ये हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। तो ये हमारे प्रोनाउंस कंप्लीट हो गए। हमने 3 प्रोनाउन पिछले वीडियो में पढ़े थे, कौन कौन से थे, पर्सनल, पॉजेसिव और रिफ्लेक्टिव। और आज की अभी की वीडियो में हमने पढ़े हैं, एक तो पढ़ा है हमने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बाद में हमने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसके बाद में पढ़ा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, उसके बाद में पढ़ा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसके बाद में हमने पढ़ा है रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद में हमने पढ़ा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इनको एज ए क्लासिफिकेशन हमने डिवाइड करके पढ़ा है जिससे हमें इजीली समझ में आ गया है। अब हम लास्ट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए, द पुअर मैन पॉइजन्ड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। ठीक है, इस सेंटेंसेस में मैंने कुछ क्रॉस किए हैं, ये प्रोनाउन संबंधित मिस्टेक्स हैं। ठीक है, हम पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन था वो हमारे, अगर हमारा सब्जेक्ट और हमारा ऑब्जेक्ट सिमिलर हो तो ऑब्जेक्ट की जगह हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते थे। द पुअर पॉइजन्ड हिम, तो ये हमारा जो हिम है ये इंडिकेट कर रहा है इस पुअर मैन को। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पुअर मैन थर्ड पर्सन है हमारा, कोई भी नाउन जो हमारी होती है वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन अगर मेन है तो उसके लिए हम ही का यूज़ करते हैं और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हिमसेल्फ। तो यहाँ पे हिम सब्जेक्ट और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों सेम है, और अगर ऐसा है तो ऑब्जेक्ट की जगह हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, हिमसेल्फ आएगा, और उसके बाद में हिज ओन चिल्ड्रन, ये सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, माई हाउस इज़ फार्दर देन हर्स। ये चीज़ हमने जो हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन वाला सेक्शन था वहाँ पे हमने पढ़ी थी कि प्रोनाउन के साथ में कभी भी एपोस्ट्रोफी करके एस नहीं आता है। एपोस्ट्रोफी को हटा करके ओनली एस हम ऐड कर सकते हैं प्रोनाउन के पॉजेसिव फॉर्म में। कब यूज़ करते हैं, जब सेम नाउन को के साथ एक पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है और उसके साथ अगर हमें पॉजेसिव प्रोनाउन लगाना है तो हम उसके आगे एस लगा के, हर्स लगा कर, तो यहाँ पे आएगा HERS। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन चेंज ओन। ओन यानी खुद को, तो ओन यही वही चीज़ है, सब्जेक्ट भी हमारा और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सिमिलर हो तो ऑब्जेक्ट की जगह हमारा आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यू का क्या है, योर सेल्फ, या अगर योर सेल्फ भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम इसको प्लूरल सेंस में यूज़ करते हैं तो। नेक्स्ट है हमारा, ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चीज़ हमने इसी वीडियो में पढ़ी है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वाले सेक्शन में कि ईच ऑफ के बाद में तो आता है हमारा प्लूरल प्रोनाउन, लेकिन जो वर्ब यूज़ की जाएगी वो सिंगुलर है, हाँ जी सिंगुलर है, लेकिन उसके बाद में अगर कोई प्रोनाउन यूज़ किया जा रहा है तो वो भी सिंगुलर होना चाहिए। देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन
whom you meet relative pronoun, yesterday is my brother, जिससे तुम मिले थे, ये हमारा, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। ये मैंने ऐसे बताने के लिए कि जैसे रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा वो कैसे यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे जो whom है, whom you meet yesterday, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव क्लोज भी है जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमारे इंडिपेंडेंट क्लोज के बारे में, जो है कि मोहन इज़ माई ब्रदर। और इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, जिससे तुम कल मिले थे, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी और ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। लास्ट हमारा सेंटेंस है द टू सिस्टर शाउटेड वन अनदर, ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि अगर एक एक्शन होता है एक दूसरे के प्रति, दो बहनें हैं तो ये भी इस पर चिल्ला रही है और ये भी इस पर चिल्ला रही है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ईच अदर का, न कि वन अनदर का। तो चलिए आज हमारा प्रोनाउन वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। हमने प्रोनाउन के सारी पार्ट्स अच्छे से समझ लिए हैं, कहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कैसे करेंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ कैसे करेंगे। सारे प्रोनाउन का यूजेस हम अच्छे से समझ चुके हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए स्टे ट्यून टू लाइट वे टू स्टडी यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and stay tuned. Thank you.